नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडीएमए ऑलवेज डेडिकेटेड टू मे नेम। आज की क्लास में बेसिकली हम जानेंगे कि यूजीसी नेट का हिस्ट्री का सिलेबस क्या है और एक्चुअल में सिलेबस जो यूजीसी नेट की साइट पर दिखे वो क्या, उसको हम डिटेल वाइज देखते हैं। बेसिकली जो देखा गया है कि जो हिस्ट्री है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है और 10 यूनिट्स में क्या क्या पूछा जाता है उसमें हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि 10 यूनिट्स में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले उसके कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। अब जब हम कभी भी कोई भी सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो क्या क्या है, वो क्योंकि वो हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए। भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष के विषय में उसकी थ्योरी क्या है, भारतवर्ष की थ्योरी क्या है ये हमें जानना है। सभा समिति क्या है ये हमें देखना है। उसके बाद वेदांत क्या है, पुराण, रीना, समज्ञ, ये सारी चीज़ें, एकता सिस्टम, जजिया सिस्टम, एक एक वर्ड के डिटेल में हमें जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये सारी चीज़ें एक एक टॉपिक हमसे पूछा जाता है कि एक एक वर्ड के विषय में हमसे जाना जाएगा। अलवार नेनार क्या है, ये मनसबदारी क्या थी, नायडू क्या था, उलेमा क्या है, उसके बाद में अंग्रेज क्या है, ये सारी चीज़ें। मारवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, सब्सिडी अलायंस क्या था। जो आप ये समझ सकते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री से लेके जो एक वन लाइनर डेफिनेशन बनती है वो वन लाइनर डेफिनेशन भी इसमें दी हुई है। अगर हम हिस्ट्री हिंदी में देखें तो हिंदी में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। भारतवर्ष, सभा समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, यज्ञ, गणराज्य, गण, कर्म का सिद्धांत क्या है, धर्म विजय क्या है, स्तूप, चैत्य विहार, अलवर, न्यनार, मतलब आप एंशियंट हिस्ट्री से लेके और मॉडर्न तक तीन भागों में बांटा गया, ये सब आपको पता है। एक एक पॉइंट इसमें दिया गया है कि खिलाफत क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है, बिकॉज उनके पास में यूजीसी नेट के पास में पूरा का पूरा स्कोप है कि हमें कहाँ से क्या पूछना है। तो सबसे पहले पढ़ने की स्ट्रैटेजी की बात करें, जितने भी ये वर्ड दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर हम देखेंगे कि मदरसा, मकतब, मदरसा की बात करें, मदरसा कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये मदरसा के विषय में देखेंगे कि मदरसा किस, चौथ सरदेश मुखी ये कर है ये कहाँ के हैं, चौथ सरदेश मुखी कर है ये किसने लगाए हैं, कितने परसेंट लगाए हैं, कितना हिस्सा जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। आर्थिक अपवहन क्या था, उपनिवेशवाद क्या था, सांप्रदायवाद क्या था, ये एक एक वर्ड इसलिए दिया है तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं सारी चीज़ें पढ़नी। और इसके बाद में शुरू किया है इकाई। ये चीज़ें ऊपर जो दिए हैं ये कम से कम 100 से 200 वर्ड है। ये एक टॉपिक है, अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन ये एक टॉपिक का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इनको 4-5 शब्दों को मिला के, 4-5 शब्दों से जुड़े होने के साथ साथ में, जैसे हमने पढ़ा पूरा, अभी हम एंशियंट पढ़ेंगे तो एंशियंट में जब हम वेदास पढ़ेंगे, जब हम ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, तो उसमें हमें सभा समिति, श्रुति, ये सारी चीज़ें एक साथ में हम कवर कर पाएंगे। बिकॉज ये 4-5-10 शब्दावली जो दी हुई है, ये शब्दावली कहीं ना कहीं शब्दों के वो समूह हैं जो एक टॉपिक में कहीं कहीं जगह 10-10 शब्द यूज किए जाते हैं। अब हम इकाइयों की बात करते हैं। जो सबसे पहली इकाई है, फर्स्ट इकाई की बात करते हैं, उसमें हमें पुरातात्विक स्रोत, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट इकाई पे हम काम कर रहे हैं। पहली इकाई के मैंने पुरातात्विक स्रोत पढ़ा दिए, वहाँ का अन्वेषण, उत्खनन क्या था, पुरालेख विद्या क्या यूज़ की गई, मुद्रा शास्त्र की अलग क्लास हो चुकी है, मुद्रा शास्त्र के बारे में क्या पढ़ा है, साहित्यिक स्रोत क्या है ये सब पढ़ चुके हैं हम, स्वदेशी साहित्य क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक साहित्य क्या है, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या है, मिथिक दंत कथाएं क्या है, ये सारी चीज़ें, चीनी और अरबी विद्वान कौन कौन से आए, ये सब हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। कुछ जो हमारा ऑनगोइंग कोर्स चल रहा है एडीएमए चैनल पे, आप जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेंगी एंशियंट इंडिया की। तो एंशियंट इंडिया की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें आपको चल रही है। हम इसमें यहाँ पे इस टॉपिक पे पहुँच चुके हैं। पशुचारण और खाद्य उत्पादन की बात करेंगे हम, तो वहाँ पे नवपाषाण और ताम्रपाषाण। अब यहाँ से हमारी जो चल रही हैं चीज़ें, अब हमने ये वाला टॉपिक फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट हिस्सा हमने कवर कर लिया। इनफैक्ट इसके बीच में एक टॉपिक आता है ह्यूमन इवोल्यूशन।
ह्यूमन इवोल्यूशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में पशुचारण, खाद्य उत्पादन, अब ये इसमें मेजोलिथिक, नियोलिथिक मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। ऑलरेडी आप यूजीसी की साइट पर जाएंगे, वहाँ पे आपको हिस्ट्री का सामने सब्जेक्ट में दिख जाएगा, 06 हिस्ट्री का कोड होता है। पूरा का पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो अपनी सीरीज बना रहे हैं, जो पूरा सिलेबस बना रहे हैं, जो मैं आपको सबको ऑब्वियसली यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ और डिटेल्ड में प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा सिलेबस कितना रिलेटेड है। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मेरा सिलेबस कितना रिलेटेड है। मैं इधर उधर की कोई फालतू की बकवास नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें जो रिलेवेंट हैं वही पढ़ाई जाएगी, वही क्लास में बताई जाएगी और वही एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है। उसका किस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसकी विस्तार, उसकी सीमाएं क्या थी, उसके मुख्य स्थल क्या थे, उसका ह्रास कैसे हुआ, बाह्य व्यापार कैसे था। उसके बाद में वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, आर्यों से संबंधित कि उद्भव कैसे हुआ। एक एक शब्द, एक एक लाइन जो इसमें दी हुई है उसका हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन पेपर सिलेबस से बाहर नहीं आता है, ये आप मान के चलिए। लेकिन हमें क्या है, हमें सिलेबस ही नहीं पता होता है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो उस सिलेबस को जानने के लिए उसकी वहाँ की व्यवस्था क्या थी, वहाँ पे महाजनपद काल, फिर नेक्स्ट जनपद महाजनपद काल के बारे में, उनकी आर्थिक सामाजिक विकास कैसे हुआ। उसके बाद में हमारा द्वितीय शहरीकरण जो होगा, पहला शहरीकरण किसको बोला जाता है, आईवीसी को बोला जाता है। उसके बाद में द्वितीय शहरीकरण जो हमारा होता है, जनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन संप्रदायों का सबका उद्भव के बारे में, और एक एक क्लास डिटेल में होगी। उसके बाद में हमारी सेकंड इकाई द्वितीय मगध से जो हमारी होगी सेकंड यूनिट। देखो आप देखो किस तरह से उन्होंने 10 यूनिट में हमारी इंडियन हिस्ट्री जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, आई कैन से, लोग 3 में बोलते हैं। सबसे पहले एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये जो 4 पार्ट की हिस्ट्री है उसको इन्होंने 10 पार्ट में किया है, बट उसके छोटे छोटे भाग बनाए। जैसे एंशियंट को इन्होंने एक मगध काल से अब शुरू कर दिया। मगध में देखा गया मगध कैसे हुआ, इंडो यूनानी, सातवाहन, उसमें साउथ इंडिया में क्या क्या चल रहा था एट द सेम टाइम, है ना, और नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, संगम साहित्य चल रहा था, संगम, ये सारी चीज़ें। संगम साउथ में चल रहा था, नॉर्थ में गुप्त चल रहे थे, मौर्य चल रहे थे, उसके बाद में चेर चोल साउथ में चल रहे थे, पांडे साउथ में चल, ये सारा वाकाटक युग चल रहा था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे। हर्ष आया ऊपर, हर्ष का प्रशासन कैसा था, तो इसमें ये सारी चीज़ें बताएगी जो उस समय के पर्टिकुलर कंटेम्प्रेरी राज्य थे। सातवाहन था, ऊपर गुप्ताज थे, ऊपर मौर्याज थे। उसके बाद में वाकाटक चला, उसकी कृषि कैसे थी, ऊपर गुप्ताज कैसे काम कर रहे थे। हर्ष चला तो उसके साथ साथ में कंटेम्प्रेरी कौन कौन से राज्य थे। आंध्र प्रदेश में सालंकियन वंश चल रहा था, विष्णु कुंडलीन वंश चल रहे थे। ये छोटे छोटे वंश है, लेकिन इसके बारे में पूरा हमें देखना है, आपको पढ़ना है, इसी चैनल से सब कुछ। थर्ड इकाई में बात करें उसमें हम और छोटे छोटे जो क्षेत्र राजा रहे, चालुक्य रहे, कश्मीर होयसाल, यादव, राष्ट्रकूट, पूर्वी चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य, पांडव, चेर, चोल, ये सब आपने बंगाल में देखा जाए। बंगाल में पाल वंश, सेन वंश, कामरूप के वर्मन, उड़ीसा के भूमाकार, सोमवंशी। आजकल जो ट्रेंड है वो यहाँ से क्या ना, वन लाइनर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। 4 या 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी, जिसने प्रीवियस ईयर एग्जाम दिया उसको पता है, 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। उसके बाद में पश्चिम में क्या है, वल्लभी, मैत्रिक, गुजरात के वंश आए, गुज्जर प्रतिहार आए, उनकी प्रशासन, राजनीतिक स्वतंत्र। तो ये सारी चीज़ें, कृषि व्यवस्था क्या थी, उनका शहरीकरण का व्यापार किस तरह किया, समाज में किस तरह इवोल्व हुए, शिक्षा क्या थी उनकी वहाँ पे, और पूरे के पूरे मध्यकालीन में जितने जो चल रहा था, क्या वहाँ के उनकी राज्य निर्माण किस तरह से किया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे अरब, मध्यकालीन की ओर। अब आप समझ सकते हैं कि एंशियंट में इन्होंने 3 इकाइयाँ कर दी हैं। सॉरी, ये लाइन सीधी नहीं हो पाई, 3 इकाइयाँ कर दी, जबकि आप अब देखेंगे उसके बाद में कौन सा, अब अरब के आक्रमण शुरू हो जाते हैं और हमारी 4th यूनिट आती है जिसमें हम पढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारत। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ के मध्यकालीन भारत की, जो हमने क्लास करी है पुरातात्विक, वो हम दोबारा से उनसे पर्टिकुलर जब हम सेशन करेंगे, पर्टिकुलर एक इकाई को करने जाएंगे, पर्टिकुलर यूनिट पे जाएंगे, तो हम उसके विषय में भी देखेंगे कि उनके मुद्रा शास्त्रीय स्रोत क्या थे, उनके भौतिक शास्त्र स्रोत क्या थे, ठीक है ना, उनकी क्या क्या फरमान आए, क्या क्या विदेशी यात्री कौन कौन से आए, फारसी, अरबी, दिल्ली सल्तनत में क्या थी, मुगल साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य कैसा हुआ, डिक्लाइन हुआ, और मुगल के कंटेम्प्रेरी साउथ में क्या चल रहा था, विजयनगर बहमनी चल रहा था, वहाँ पे कौन कौन से राजक थे, इन दोनों की क्या लड़ाई हुई, कौन कौन से युद्ध हुए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे।
रखेंगे। उसके बाद मराठा रहेंगे साइमल्टेनियसली, मराठा का क्या रहा। देन आफ्टर उन उसकी जो आफ्टर मुगल्स हैं, आफ्टर मुगल्स किस तरह से चली दक्षिण में, विजयनगर कितना इवोल्व हुआ, उनकी अपनी क्या प्रशासन था। दिल्ली सल्तनत में जब मुगल चले गए तो किस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया, उसके उद्योग क्या थे, व्यापार क्या थे, वहाँ पे कौन कौन सा सिस्टम चलता था, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, किसानों ने किस प्रकार विद्रोह किए, किस प्रकार मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है, समाज और संस्कृति क्या थी, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन युग में जितनी चीजें हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, क्या राजनीतिक समाज था, क्या धार्मिक समाज था, उनका किस चीज़ पे क्या प्रभाव पड़ा, कौन किसके कंटेम्प्रेरी था। आपको सबसे पहले एग्जाम देने से पहले समझना ये आवश्यक होता है कि सिलेबस है क्या। आपको जब सिलेबस ही नहीं पता होता तो हम पढ़े क्या। क्या हिस्ट्री इट्स नॉट ए स्मॉल सब्जेक्ट, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। आप एक टॉपिक को उठा लो, उस पर पीएचडी की हुई है लोगों ने। तो हमें तो पीएचडी के लिए नेट जेआरएफ देना है, नेट जेआरएफ गेन करना है, तो हमें तो उसके लिए पढ़ना है। तो समझ सकते हैं हमें पूरा का पूरा एक ओवरव्यू लेना है, और ओवरव्यू हमारा शुरू हो जाता है जब से मानव की उत्पत्ति हुई, फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस से शुरू हो जाता है, और आज तक हमारी, आज मतलब आज अगर पढ़ रहे हो तो कल तक हमारी हिस्ट्री है। ये आप समझ सकते हैं बात को। ठीक है, उसके बाद में सिख आंदोलन किस प्रकार हुए, धार्मिक समाज का वर्गीकरण क्या क्या हुआ, उलेमा समूह आए, कौन कौन से राजपूत समाज कैसे हुआ, छोटे छोटे सामंत हुए, स्त्रियों की क्या स्थिति थी। और ये स्त्रियों की स्थिति यही नहीं कि यहीं पे देखनी है, स्त्रियों की स्थिति हमें ये बताती है इस टॉपिक से कि स्त्रियों की स्थिति हमें कहाँ से देखनी है, एंशियंट इंडिया से देखनी है। एंशियंट इंडिया, पूर्व वैदिक काल से देखनी है। ठीक है ना, वहां से लेके आज तक कैसे कैसे बदली स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा का क्या विकास हुआ, पहले शिक्षा कैसे दी जाती थी, अब शिक्षा कैसे दी जाने लगी, कला का किस प्रकार विकास हुआ, वास्तुकला का किस प्रकार विकास हुआ, एंशियंट में क्या था, मॉडर्न में क्या हुआ, मेडिवल में क्या होता, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या कला, आज क्या बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और जो इम्पोर्टेंट इकाइयाँ हैं उसमें जैसे ये ब्रिटिश जो आफ्टर इंडिपेंडेंस की हैं, कि पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, इनमें क्या क्या इन्होंने हमारे यहाँ स्थापना की, हमारे कैसे 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, राजवाड़े कैसे आए, जो एक तरह से पटेल जी ने किस तरह से इनको प्रोविंसेस को एक किया, उपनिवेशवाद की क्या क्या रही, वाणिज्यकरण कैसे हुआ, कृषि का क्या विकास हुआ, उद्योगों का क्या विकास हुआ, मौद्रिक नीति का क्या विकास हुआ, बैंक कैसे आए, महामारी, अकाल, राजनीति कैसे चमकी, सरकारी नीतियां क्या रही, उनका क्या प्रभाव रहा, भारतीयों में पुनर्जागरण कैसे हुआ, स्त्रियों का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, स्त्रियां कैसे बढ़ी, राष्ट्रवाद का उत्थान कैसे हुआ भारत में, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसके क्या कार्यक्रम थे, उनके क्या सिद्धांत थे, उन्होंने किस तरह से देश को आगे बढ़ाया, कितना, गांधी जी का क्या रहा, गांधी जी ने कितना इन्वॉल्वमेंट दिया, गांधी जी का क्या योगदान रहा, और बड़े बड़े नेताओं का क्या योगदान रहा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। गांधीवादी आंदोलन क्या था, वामपंथी, दलित वर्ग, ये सारे आंदोलन आप समझ सकते हो कि इतनी देर में, पिछले 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट में हमने हिस्ट्री के उस हिस्से को एक तरह से रिवीजन कर लिया, मतलब एक ओवरव्यू ले लिया कि हमें पढ़ना क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इतिहास लेखन, जो जर्नली आपको ऑनलाइन बहुत कम मिलने को मिलता है, वो आती है हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी लेखन क्या था, एंशियंट में लोग किस प्रकार लिखे, जब हमारे पास में हिस्ट्री को किस प्रकार लिखा गया, किस इतिहासकार ने हिस्ट्री को किस प्रकार देखा, अपने हिसाब से कैसे देखा, साहित्यिक में लिखा, किस प्रकार लिखा, क्या कल्पना थी, उसने क्षेत्रीय इतिहास इतिहास कैसे लिखा, उसका महत्व कैसे बताया, उसने क्या रिसर्च करी, उसने क्या क्या परिकल्पनाएं करी, क्या स्रोत है उसके पास में, क्या शोध पर की प्रवृत्ति रही है, आज का इतिहास लेखन क्या है, थीसिस क्या हुई है, पुराने इतिहास लेखन क्या था, क्रांति के समय पे इतिहास लेखन क्या था, जब हमारी क्रांति चल रही थी तो किस तरह प्रकार के न्यूज़पेपर थे, किताबें क्या लिखी जा रही थी, उनका उद्देश्य क्या था, आज के इतिहास लेखन का क्या उद्देश्य है, उत्तर आधुनिकतावाद में क्या उद्देश्य था। तो ये सारी चीज़ें हमें इनको पढ़नी है। इन्होंने नाम दिए हुए हैं कि इतिहास का सिद्धांत कैसे दिया, मार्क्सवादी दर्शन के क्या से, वैज्ञानिक भौतिकवाद पढ़ना है, ओसवाल्ड स्पेंगलर को पढ़ना है, आर्नोल्ड जेसप टायनबी को पढ़ना है, और बहुत सारे हैं। ये सारी चीज़ें हम पूरा का पूरा, ये दैट इज़ द सिलेबस, ये है पूरा हिस्ट्री का सिलेबस आपका जो यूजीसी नेट का है।
और नेट और जेआरएफ के लिए हमें जुड़े रहना है एक ही चैनल, दैट इज़ एडीएमए। इसका जैसा कि नाम से ही पता लगता है, ऑलवेज डेडिकेटेड टू मेन एम, ऑलवेज डेडिकेटेड टू मेन एम, मतलब हमें अपने जो एक लक्ष्य है उससे जुड़े रहना है, और जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेना है तब तक हमें उसको छोड़ना नहीं है। तो हमारा इसका लक्ष्य है, हमारे चैनल का भी लक्ष्य है और आपका भी यही होना चाहिए कि हमें यूजीसी नेट की हिस्ट्री की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, हमें प्रोफेसर के लिए जाना है, हमें पीएचडी करनी है, हमें जेआरएफ लेना है। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच। आप इस सिलेबस को रिव्यू कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको इसी सीक्वेंस में हमारी क्लास देखने को मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।